एवरीवन, स्वागत है आपका। वेलकम बैक। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस डिस्कस कर रहे थे और डिस्कशन को आगे लेकर जाते हैं। क्या है ये टॉपिक? मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये थियरिटिकल टॉपिक है, प्लस ये जो ग्राफ है ना, उसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं या सिमिलर टाइप का ग्राफ। तो क्या है मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन? तो मैक्सवेल ने क्या किया था, बेसिकली स्पीड, गैस पार्टिकल्स की स्पीड को स्टडी किया कि राइट, अलग अलग स्पीड पे कितने पार्टिकल्स है। तो ये वाला जो एक्सिस है ना, एन वी, राइट, इसको तुम कह दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दो, या इसको ये भी कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये भी एक बड़ा ही वर्ड है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैथ्स और साइंस दोनों में ही कॉमन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी यही कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत सारी वेलोसिटीज के साथ है, तो एक ग्राफिकल प्लॉट के भाई लेट से हम ऐसा कहे कि भाई 40 की स्पीड पे, तो ओके 40 पार्टिकल्स की स्पीड कितनी है, तो अराउंड 200। लेट से 25 पार्टिकल्स की स्पीड कैसी है, तो अराउंड लेट से 150 या 100। सो वही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो मैक्सवेल ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह दो, या ऐसा भी कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, इसको उसने प्लॉट किया। सो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ था, और उसने एक ऐसा फंक्शन कह दो या इक्वेशन कह दो आइडेंटिफाई किया जो हमको पार्टिकल्स की वेलोसिटीज के बारे में और बेहतर या गहराई में आइडिया दे सके। So Maxwell's speed distribution function in the given mass of the gas, molecules collide randomly against one another, बिल्कुल सही, and also against the wall of the container. Therefore, velocity of any individual gas molecule changes continuously, बिल्कुल हाँ, हर molecule की velocity change होती रहती है। At any instant, speed of the gas molecule vary over a wide range, बिल्कुल हाँ। For given temperature, speed देखो 0 से लेके 1200 मीटर पर सेकेंड। फिर 80 केल्विन पे देखो स्पीड 0 से लेके 600 मीटर पर सेकेंड तक। तो वेरी वाइड रेंज तक वेलोसिटीज वेरी होती रहती है। इन ए स्टडी स्टेट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिमेन्स फिक्स्ड। पर स्टडी स्टेट का मतलब ऐसा कह दो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर के हिस्सा, डीप फ्रीजर के अंदर का हिस्सा जहां पर टेम्परेचर काफी कम है, तो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड काफी स्लो होगी। सो मैक्सवेल ने वो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो मैक्सवेल का जो स्टडीज था, मे बी कह दो थियोरिटिकल या प्रैक्टिकल, तो उस स्टडी को मैक्सवेल ने, बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन लर्न नहीं करोगे तो चलेगा, बट एक इंट्रोडक्शन कह दो या समझ कह दो। तो दिस इज डी एन बाई डी वी। डी वी को इस तरफ ले लो, डी एन बाई डी वी। डी एन बाई डी वी यानी ऐसा कह सकते हो कि वेरिएशन इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, जो कि ये ग्राफ था है, वेरिएशन इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। सो उस फॉर्मेट का ये इक्वेशन दिया। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल was the first one to derive a mathematical relation for the most probable distribution of speed, right, distribution of speed among the molecules of the gas। कोई भी टेम्परेचर पे मैक्सवेल का ये इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, राइट। डी एन बाई डी वी, डी वी को इस तरफ सरका दो, तो डी एन बाई डी वी को हम वी भी लिख सकते हैं, एन वी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही इक्वेशन है। ये के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है, ये थोड़ा बेहतर के बी से डिनोट किया है, इधर नहीं किया है। इक्वेशन को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के भी मैक्सवेल ने पार्टिकल्स की स्पीड को लेके एक स्टडी की और स्पीड वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक ग्राफ दिया।
सो एनवी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैक्स बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो मैक्स बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी वही कि भाई इस गिवन स्पीड में कितने पार्टिकल्स होंगे। फिर इस इक्वेशन के बेसिस पे ना इसने एक ग्राफ प्लॉट किया। अब ये ग्राफ में से हमको काफी सारा आइडिया मिलता है। तो ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए है ये ग्राफ, राइट, फॉर द स्पीड्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, 300 केल्विन पे और 80 केल्विन पे। 300 केल्विन यानी कितना हो गया, -273, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ये। और -273 + 80, ये काफी लोअर टेम्परेचर हो गया, 193, -193, ये वाला है -193 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर आपको सेंटीग्रेड के टर्म्स में जानना हो तो, क्योंकि हम मोस्टली सेंटीग्रेड को समझते हैं कि हम मानते हैं कि भाई अभी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री 28 डिग्री है, हम केल्विन को यूज नहीं करते, तो रेफरेंस के लिए। तो ऑक्सीजन की स्पीड को प्लॉट किया, एक थोड़ा हायर टेम्परेचर पे, एक लोअर टेम्परेचर पे, ये ग्राफ मिले हमको। ग्राफ में से क्या क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं वो बहुत ध्यान से याद रखने हैं, राइट। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या कहता है कि एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स area under the graph represents number of molecules of the gas। एरिया अंडर द ग्राफ मतलब वही इंटीग्रेशन से तुमको मिलेगा एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। जो कर्व दिख रहा है ना उसमें से मिलेगा एरिया अंडर द ग्राफ। इंटीग्रेशन ये रहा, इधर लिखा ही हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ NVDV। सो इंटीग्रेशन ऑफ NVDV, राइट, जो हमको फाइनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है। तो अगर तुमको जानना है कि भाई ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, सो इसमें कितने पार्टिकल्स या कितने गैस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो ये जो शेडेड रीजन है ना, ये पूरा एरिया ढूंढ लो। ये मैंने पहले भी कहा है कि एरिया अंडर द कर्व इज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। सो जस्ट फॉर्मूला याद रखो, कंसेप्ट याद रखो, फिर मैथ्स में ये कैसे काम करता है आएगा। सेकेंड, पीक इन द ग्राफ इंडिकेट्स दैट देयर एग्जिस्ट ए स्पीड corresponding to which number of gas molecules is maximum and we call it as a most probable speed। so एक ऐसी स्पीड एग्जिस्ट करती है ग्राफ में, राइट, जो कि मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम नहीं होती है, एक ऐसी स्पीड एग्जिस्ट करती है जिसके करस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होते हैं। एक ऐसी स्पीड एग्जिस्ट करती है जिसके करस्पॉन्डिंगली, राइट, ऐसी स्पीड एग्जिस्ट करती है जिसके करस्पॉन्डिंगली पार्टिकल्स मैक्सिमम होते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जीरो हो जाते हैं, वेलोसिटी जीरो, मतलब कोई भी पार्टिकल जीरो वेलोसिटी के साथ तो नहीं जे, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। कि ऐसा कह दो कि इस रूम के अंदर गैस है तो अब इसमें से 10% पार्टिकल्स भी रेस्ट पे है, बैठे हुए हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। मतलब इवन ऐसा भी कहना गलत होगा कि भाई 1% पार्टिकल्स रेस्ट पे है। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि 0.1 पार्टिकल्स बहुत कम स्पीड पे है या रेस्ट पे है। और v अप्रोचेस इंफिनिटी, NV जीरो है। देखो, ये दो केस में NV जीरो हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जीरो हो जाते हैं। कब कब? जब वेलोसिटी जीरो है, ऐसे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, वेलोसिटी इनफाइनाइट है, वैसे भी कोई पार्टिकल्स नहीं है।
मतलब जीरो वेलोसिटी वाले भी कोई पार्टिकल्स नहीं है, इन्फिनिटी वेलोसिटी वाले भी कोई भी पार्टिकल्स नहीं, क्योंकि देखो ग्राफ यहाँ पर टच हो रहा है। अब लेट्स से इन्फिनिटी पे भी ले जाओगे तो तुमको आंसर मिलेगा 0। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग टू लो एंड टू हाई स्पीड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। स्मॉल मतलब टेंडिंग टू 0, मैंने जैसा कहा कि 0.1% ले लो, 0.01% ले लो। द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी रेंज v प्लस dv, मतलब तुमको ऐसा ढूंढना है कि भाई 200 से 210 के बीच में कितने पार्टिकल्स है ना, या 200 से इसको 230 ले लो, तो 200 से 230 के बीच में कितने पार्टिकल्स है, तो ये जो रीजन है ना इसका एरिया ढूंढ लो। सो इससे तुमको पता चल जाएगा कितने पार्टिकल्स है। अल्टीमेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथिन द गिवन रेंज इज एरिया अंडर दैट स्ट्रिप। ये स्ट्रिप के अंदर का जो एरिया है वो तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा। शेप ऑफ द कर्व शोज दैट एरिया एनक्लोज्ड बाय इट्स पोर्शन ऑन द राइट साइड ऑफ द सीएमपी इज मोर। राइट, ये सीएमपी का राइट साइड वाला, सीएमपी के लेफ्ट साइड वाला। सो सीएमपी के राइट साइड वाला एरिया ज्यादा है, वो देख के ही पता चल रहा है ना। ये रहा लेफ्ट साइड वाला एरिया और ये रहा राइट साइड वाला एरिया। अब ये तुमको आइडिया आ ही जाना चाहिए कि भाई जो राइट साइड वाला एरिया है ना वो ज्यादा है। मतलब क्या निकलता है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड मोर देन द सीएमपी इज मोर। ये एरिया ज्यादा है मतलब इस पार्ट में पार्टिकल्स ज्यादा है, इस पार्ट में पार्टिकल्स ज्यादा है मतलब सीएमपी से ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है। बहुत सारे ऐसा तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट 50-50 हमको लग रहा है, बट ऐसा मान लो कि ये 35-40% है और ये 60 से 65% है। सो 60 से 65% तक वो पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा है। फिर 6th पॉइंट, एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड, राइट, टेम्परेचर -193 और 27। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्रॉडन्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा था, अब ये थोड़ा ऐसा फैल जाएगा, इंडिकेटिंग द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीजेस। रेंज बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम था ना तो रेंज कम थी, 0 से 600 के बीच में थी। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो 0 से लेकर देखो 1200 तक स्पीड चली गई। द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो था राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। कहने का मतलब सीएमपी बढ़ गई, एवरेज स्पीड बढ़ गई कह दो, या सीएमपी बढ़ गई, है ना। इसका सीएमपी इधर था तो इसका सीएमपी कुछ यहां पर ले सकते हो, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहां पर कहीं पे एवरेज स्पीड आएगी, है ना, और यहां पर कहीं पे CRMS आएगी। 3 अलग अलग स्पीड हम आइडेंटिफाई करते हैं पार्टिकल्स की। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास जो स्पीड है उसको हम कहते हैं मैक्स प्रोबेबल स्पीड, राइट। फिर कुछ पार्टिकल्स देखो काफी ज्यादा स्पीड पे है, कुछ पार्टिकल्स रेस्ट पे है, तो इन सबका एवरेज निकालो तो हमको मिलती है एवरेज स्पीड, राइट। फिर CRMS, हर पार्टिकल के स्पीड का स्क्वायर और उसका फिर एवरेज। हर पार्टिकल के, मैंने पहले भी बताया, हर पार्टिकल के स्पीड का स्क्वायर, राइट, जितने भी पार्टिकल्स हो डिवाइड बाय n। हर पार्टिकल के स्पीड का स्क्वायर का एवरेज और अंडर रूट, तो ऐसा करके जो मिलती है ना हमको RMS वैल्यू मिलती है। ये RMS वैल्यू बहुत मैटर करती है। अब तुमको ऐसा होगा कि भाई CMP समझ में आ रहा है, एवरेज स्पीड समझ में आ रही है, कभी सब पार्टिकल्स की मिला के जो एवरेज निकलती है वो सी एवरेज, तो RMS क्यों निकालना है। RMS होल्ड्स लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, वो इसीलिए क्योंकि C एवरेज हम एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब कितने पार्टिकल्स है एक तो एग्जैक्टली वो हमको नहीं पता, हर पार्टिकल की एग्जैक्ट स्पीड भी नहीं पता, तो एवरेज भी अपने आप में एक हमको अंदाजा देता है और CRMS भी
अपने आप में स्पीड का एक अंदाजा देता है। हाईएस्ट होती है CMP, उससे कम होती है C एवरेज, और उससे लोएस्ट जो स्पीड है वो है CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसके अंदर भी V1 जो फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड है ना, वो x, y और z के टर्म्स में है। तो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर 1 के लिए, Vx प्लस Vy प्लस Vz 2 के लिए, उनका भी इंडिविजुअल स्क्वायर। सो इस तरह से RMS स्पीड निकलती है। तीनों ही अपने आप में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये वो वाली स्पीड है, किन पार्टिकल्स की है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? ये उन पार्टिकल्स की स्पीड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास में ये वाली स्पीड होगी। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2kBT/m, ये हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, या कह दो मैक्सिमम वेलोसिटी जो के पार्टिकल्स के पास एग्जिस्ट करती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बाद में आते हैं मीन स्पीड। एट kBT/m इंटू पाई, राइट। मीन स्पीड या तो एवरेज स्पीड कह दो, हर पार्टिकल की जो स्पीड है। देखो अब यहाँ पे ये मैंने जो कहा ना, उस चीज को चलो एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो थोड़ा और क्लियर आइडिया मिले। तो देखो जैसे हर पार्टिकल 1 ले लूँ, तो पार्टिकल 1 के पास Vx है, Vy है, Vz स्पीड है। पार्टिकल 2 के पास Vx1, Vy1, Vz1, पार्टिकल 2 के पास Vx2, Vy2, Vz2 एंड सो ऑन पार्टिकल n के पास, है ना। ये उनकी खुद की वेलोसिटीज है, x, y और z। अब इसमें से मैं एवरेज निकालू, तो C एवरेज क्या मिलेगा मुझे? Vx1 प्लस Vy1 प्लस Vx1 प्लस Vx2 प्लस Vx3 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा Vy1। ये थोड़ा वेक्टरिटिकल सॉल्यूशन जैसा है, इसीलिए इसको इधर है ना ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। ये इधर तुमने Vy2 और Vy3 एंड सेम वे Vz1 प्लस Vz2 प्लस Vz3 डिवाइड बाय 3 है ना। अब ये तो एक ही स्पीड है, ये 3 कंपोनेंट हो गए। अभी 3 कंपोनेंट हो गए ना, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर Vx और उसका अंडर रूट, ये हमको CAV दे देगा। ये मुझे ये वाला जो सॉल्व करूंगा ना, ये वाला मुझे देगा x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, और ये देगा z कंपोनेंट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। RMS ढूंढनी है ना, RMS ढूंढनी है। तो कुछ ऐसा कि CRMS कैसे मिलेगा मुझे? इसमें से कुछ ऐसे मिलेगा। ये जो है ना Vx1 प्लस Vy1 प्लस Vz1 डिवाइड बाय 3 सो ऑन, राइट। फिर उसके बाद में ये तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी मिली, तो फर्स्ट पार्टिकल के वेलोसिटी का स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल के वेलोसिटी का स्क्वायर, थर्ड पार्टिकल के वेलोसिटी का स्क्वायर, डॉट 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 डिवाइड बाय n होल अंडर रूट, डिवाइड बाय n होल अंडर रूट विल गिव यू द CRMS। अब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। सो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट, V मैक्स, फिर ये मीन स्पीड, एवरेज स्पीड, राइट, मीन स्पीड कह दो या एवरेज स्पीड कह दो। अब इसमें C1, C2, C3 क्या है? इसमें C1, C2, C3 क्या आया? ये जो मिला है ना मुझको, ये इसको मैं कह दूंगा C1, और वैसे ही मुझे C2, C3 मिलेगा। तो इसको तुम चाहे तो V1, V2, V3 लिखो या C1, C2, C3 लिखो। फिर आती है RMS स्पीड। RMS स्पीड स्क्वायर रूट ऑफ 3kBT/m, ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, हाँ, इनके कोई डेरिवेशंस नहीं है। सो ये है RMS स्पीड ऑफ द गैस। RMS वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज
दोनों वैल्यूज का यूज कब करना है ना, वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। जनरली जो जिस किसी भी क्वांटिटी की जिस किसी भी क्वांटिटीज की वैल्यू बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, यानी ऐसा मान लो कि एक ही सेकंड में वो 60 अलग अलग वैल्यूज एज्यूम कर लेता है। मतलब पार्टिकल था, एक ही सेकंड में लेट से उसकी वैल्यू, उसके वेलोसिटी की वैल्यू 60 बार चेंज हो गई। जैसे हम स्कूटर लेके रोड पे निकलते हैं तो बहुत ट्रैफिक वाला रोड है, फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 2 सेकंड में 10 की स्पीड पे चला, फिर 5 सेकंड तक 40 की स्पीड पे चला, या 1 मिनट तक 40 की स्पीड पे चला, फिर से रुक गया। तो देखो ये इंटरवल। बट स्पीड गैस पार्टिकल्स की मैंने कहा कि एक सेकंड में 60 बार अलग अलग वैल्यूज वो लोग बदल लेते हैं। तो जब ऐसा फ्रीक्वेंट चेंज आता है ना, तब एवरेज वैल्यू और तब आरएमएस वैल्यूज को हम यूज करते हैं। सो तीनों फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, राइट। सीएमपी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड, तीनों ही हमको अपने आप में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आरएमएस स्पीड ऑफ सम गैसेस एट रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, राइट, या 273 केल्विन, वो तो एसटीपी है। 273 केल्विन तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर हम 27 डिग्री, कोई कोई 32 डिग्री भी लेता है। चलो लेट से 27 डिग्री हम मान के चलते हैं। तो हाइड्रोजन की स्पीड देखो, हाइड्रोजन की स्पीड देखो कि समझो मेरे इस रूम में हाइड्रोजन है, तो वो किस स्पीड से हाइड्रोजन मूव कर रहा है। जस्ट इमेजिन करो। कैसे इमेजिन करोगे? साउंड की स्पीड है हमारे पास 330 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसके साथ में कंपेयर करके देखो ये कितना गुना हो गया? 6 गुना हो गया। 6 3 18, 7 3 81, तो 6 टाइम्स, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रहा है। हीलियम देख लो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 4 3 12, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स। देखो मतलब मैक्सिमम नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो भी स्पीड की 1.5 टाइम्स से ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करता है। अब यहां पर एक सोच लगाओ कि साउंड भी एयर के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। तो अब ये पार्टिकल्स खुद ही इतनी स्पीड में मूव कर रहे हैं, तो साउंड को कैसे ले जाते होंगे? जस्ट एक सोच लगाओ, समझ में आ भी जाएगा तुमको या ना भी आए कोई बात नहीं है, बट एक साइंटिफिक अप्रोच से सोच कर देखो कि मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह के आसपास के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी साउंड की स्पीड से ज्यादा की स्पीड पे आए चले गए, तो कैसे फिर मेरी साउंड एनर्जी उन पार्टिकल्स में गई और फिर वो पार्टिकल्स तो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं गए, बट मेरी साउंड एनर्जी उस पार्टिकल में गई, फिर इतनी स्पीड में वो एनर्जी दूसरे पार्टिकल को भी चली गई। जस्ट एक सोच लगा के देखो तो और ज्यादा समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट नोट, मॉलिक्यूल इज मोर लाइकली, ये बस वही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसके बेसिस पर कुछ और कंक्लूजन्स है। क्या कहता है ये? मॉलिक्यूल इज मोर लाइकली टू हैव सीएमपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि मैक्सिमम सीएमपी ही स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है। अभी ऐसा मत कहना 40 पार्टिकल्स, हाँ ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं दिखा रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट एनी पार्टिकल हैज अ सीएमपी, 40% प्रोबेबिलिटी है उसकी, ऐसा। However, some molecules have speed that are many times CMP. These molecules in high speed tail of the distribution curve. ये जो हाई स्पीड वाला हिस्सा है ना,
ये इसका इतना हिस्सा हाई स्पीड में ले लो, इसका इतना हिस्सा हाई स्पीड में ले लो। अब ये पार्टिकल्स या ये मॉलिक्यूल्स कुछ कमाल करते हैं। क्या कमाल करते हैं? यही वो मॉलिक्यूल्स है जो बारिश लाते हैं, यही वो मॉलिक्यूल्स है जो रोशनी को सन से, सूरज से हमारे तक लेकर आते हैं। कैसे? पानी सरफेस पर नहीं, पानी जो है पूरा, राइट, उसके भी मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स की स्पीड cmp से बड़ी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से बड़ी है, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? सरफेस छोड़ के इवापरेट हो जाएंगे, अल्टीमेटली बादल बनते हैं, अल्टीमेटली कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इवापरेशन की वजह से, है ना। सो वहां पर भी ये cmp का कंसेप्ट एक एप्लीकेबल है। सनशाइन, राइट, कैसे रोशनी बनती है सूरज के अंदर? फ्यूजन से प्रोटॉन्स फ्यूज हो जाते हैं और इस फ्यूज होने में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो रोशनी के फॉर्मेट में होती है। तो वही प्रोटॉन्स फ्यूज हो पाते हैं। अब तो प्रोटॉन्स तो दोनों ही पॉजिटिव है तो ले आए फ्यूज होने के लिए, बट रिपल्शन की वजह से वापस चले गए। तो इन दोनों का फ्यूज होना तभी पॉसिबल है जब दोनों प्रोटॉन्स के पास गजब की स्पीड हो। गजब की स्पीड यानी cmp। वो गजब की स्पीड के लिए बोल्ट्जमैन ने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है। तो cmp, जिनके पास cmp से ज्यादा स्पीड है वो सारे प्रोटॉन्स फ्यूज होंगे, अल्टीमेटली रोशनी बनती है और अर्थ तक ट्रैवल करती है। Do you know the molecular speed distribution in case of the liquid resembles Maxwell speed distribution function? तो हाँ, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को गैसेस ही नहीं, लिक्विड्स पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं और अल्टीमेटली लिक्विड्स में भी जिन पार्टिकल्स के पास में cmp से ज़्यादा वेलोसिटी है, राइट, वो लोग एस्केप कर जाते हैं और अल्टीमेटली कूलिंग भी प्रोड्यूस करते हैं, अल्टीमेटली क्लाउड्स भी बनाते हैं। From Maxwell's speed distribution law, we find that smaller the mass of molecule, larger is the proportion having high speed। हाँ, ये बात भी है, ये हमने पहले भी देखा कि C is inversely proportional to the square root of m। पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो स्पीड कम ही होगी, क्यों ही नहीं। ये था कुछ इंफॉर्मेशन। फिर आगे जो पार्ट है ना, इसमें भी बहुत सारा डिस्कशन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको जो भी हमने पढ़ा है उसको रीड करो। बाय बाय, सी यू।